Hello class 8, hope you all are fine. This is the part 2 of chapter number 23, the police and the court. आज हम पढ़ेंगे FIR के बारे में, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR क्या होती है? An FIR is a written report of a crime. किसी भी क्राइम की, किसी अपराध की रिटन फॉर्म को हम FIR बोलते हैं, ठीक है। The investigation of a cognizable offense begins with the registration of a first information report FIR by the police. कॉग्निजेबल होते हैं वो वाले ऑफेंस जिनके लिए कोई भी माफ़ी नहीं दी जा सकती, ठीक है, जो कि बड़े क्राइम्स होते हैं, अपराध होते हैं, उन्हें हम कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं, ठीक है। ये इनकी इन्वेस्टिगेशन तभी शुरू होगी, यानी कि छानबीन तभी शुरू होती है जब तक कि इनकी FIR पुलिस स्टेशन में दर्ज ना करा दी जाए। अगर किसी भी क्राइम की, किसी अपराध की FIR पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं होती तो उसके इन्वेस्टिगेशन करना अलाउड नहीं होता है, ठीक है। The person filling the FIR has to describe the event correctly. It is on the basis of the FIR the police start investigation. जो भी पर्सन FIR लिखवा रहा है उसे एक एक इवेंट को, एक एक जगह को और वहाँ पर क्या क्या हुआ वो प्रॉपरली सही बताना होता है, क्योंकि उसी FIR के बेसिस पर पुलिस जो है अपनी छानबीन शुरू करती है। अगर कोई FIR गलत लिखवाता है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। ये देखो फैक्ट फाइल में आप देख सकते हो क्या लिखा है। अंडर सेक्शन 203 ऑफ द इंडियन पैनल कोड अ पर्सन मे बी प्रोसिक्यूटेड फॉर गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस और मेकिंग अ फॉल्स कंप्लेंट। 203 सेक्शन के अंदर क्या होता है, अगर कोई भी पर्सन गलत इन्फॉर्मेशन देता है या गलत रिपोर्ट लिखवाता है या गलत कंप्लेन लिखवाता है, झूठी कंप्लेन लिखवाता है, तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। सो FIR लिखवाने वाले को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि वो जो भी बताएगा वो बिल्कुल सच और सही बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग एन FIR। When information about the commission of a cognizable offense is given orally, the police must write it down. सबसे पहले क्या होता है कि जो भी पर्सन है अगर उसको लगता है कि मैंने ये यहाँ कोई अपराध होता हुआ देखा है या उसे कोई शक है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, तो वो orally बताता है जाके पुलिस को, ठीक है। वो orally बताएगा, ऐसा नहीं होता ना कि वो अपने पेज पे लिख के लेके जाता है कि अब मैं पुलिस को देने जा रहा हूँ। वो orally पुलिस को जाके बताता है और पुलिस का सबसे पहला काम है कि पुलिस उसे राइट डाउन करे, लिखेगी, ठीक है। As a person giving the information or making a complaint, one can demand that the information recorded by the police is read over after being written down. जैसे ही हम सारी इंफॉर्मेशन या जो भी कंप्लेन हमने लिखवाई है, हमने अपनी FIR में लिखवा दी, तो हम पुलिस से ये डिमांड कर सकते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने लिखी है वो आपको एक बार दिखाएं, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि लिखते टाइम कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो इसलिए आप उसे हमेशा पढ़ें, लिखवाने के बाद उसे एक बार देख लें क्या सब कुछ सही लिखा है, ठीक है। वंस द इंफॉर्मेशन हैज़ बीन रिकॉर्डेड बाय द पुलिस इट मस्ट बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग द इंफॉर्मेशन। जैसे ही पुलिस वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन लिख लेती है, उसके बाद उसके नीचे उस पर्सन के साइन कराए जाते हैं जिसने कि वो सारी जानकारी और सारी इंफॉर्मेशन पुलिस को दी है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। द रिपोर्ट शुड बी साइंड ओनली आफ्टर वेरीफाइंग दैट द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड बाय द पुलिस इज एज पर द डिटेल गिवन। अब साइन कराने का मतलब क्या है? साइन कराने का मतलब यही हुआ ना कि आपने ये जो ऊपर रिपोर्ट लिखी है ये सारी ठीक है और आप इसको अपना कंसेंट दे रहे हो कि हाँ ये बिल्कुल ठीक लिखा है, इसलिए मैं इस पर अपने सिग्नेचर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो इसलिए आपको अच्छे से वो रिपोर्ट पढ़नी है साइन करने से पहले, ठीक है। कंटेंट ऑफ FIR में कंटेंट क्या क्या होंगे, यानी कि हमें क्या क्या प्रोवाइड कराना होता है FIR में, जो कि कंपलसरी है सबके लिए, जो हैं वो सबसे पहले होने चाहिए। सबसे पहला क्या है? नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंप्लेनर। जो कंप्लेन लिखवा रहा है उसका नाम और उसका एड्रेस। उसके बाद डेट, टाइम और लोकेशन ऑफ इंसिडेंट। जहाँ पर भी वो क्राइम हुआ है उस टाइम की डेट, कब हुआ था वो क्राइम, कितने बजे हुआ था और किस जगह पर हुआ था, ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। उसके बाद करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द इंसिडेंट एज इट इज़ अकर्ड। जिस तरीके से वो हुआ था उसी तरीके से बताना होता है सारी इन्फॉर्मेशन। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें आप पहले बताओगे और कुछ बाद में, सीक्वेंस में ही चलोगे कि सबसे पहले आपने क्या देखा, उसके बाद क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ, ठीक है।
नंबर 4, नेम्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व्ड इन द इंसिडेंट। उसके बाद उन लोगों की जानकारी दी जाती है जो लोग उस क्राइम पे सपोर्ट किए गए, सपोर्ट किए गए, देखे गए, ठीक है। विटनेस इफ एनी, विटनेस इफ एनी यानी कि अगर कोई गवाह है तो वो भी साथ में लाया जाता है वहां पर, ठीक है। व्हाट टू डू इन केस ऑफ रिफ्यूजल, रिफ्यूजल के केस में क्या करें। रिफ्यूजल यानी कि अगर कोई आपकी एफआईआर लिखने से मना कर देता है, रिफ्यूज कर देता है, तो आपको क्या करना चाहिए। जब भी कोई रिफ्यूज़ल होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, आप अपनी रिपोर्ट को कहाँ भेज सकते हो, डायरेक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास, ठीक है। उसके बाद वो क्या करते हैं, वो अपने बिहाफ पर उस केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, छानबीन करते हैं, या फिर अपने किसी ऑफिसर को वो केस छानबीन करने के लिए दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसीजर इन अ कोर्ट। Article 21 of the Constitution says that no one can be deprived of his or her life or liberty except in accordance with due process of law. This is due process of law laid down mostly in the Criminal Procedure Code (CPC). Includes the rules to be followed while investigating a crime, arresting an accused, framing a charge against the accused, and holding a trial. In fact, even the maximum punishment that may be awarded for each type of crime is laid down in what is known as the Indian Penal Code (IPC). अब देखो, हमारा जो आर्टिकल नंबर 21 है, संविधान का जो आर्टिकल नंबर 21 है, वो क्या कहता है कि किसी भी पर्सन की ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। हम सिर्फ शक के बेसिस पर उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं, हमें एक पूरी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। पूरी प्रोसेस फॉलो होगी, फिर उसके बाद हम आगे उसको पनिश करेंगे। प्रोसेस में क्या आता है कि हमें सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करना है क्राइम को, जो भी वारदात हुई है, जो भी क्राइम हुआ है, उसको पहले छानबीन करो, उसकी इन्वेस्टिगेशन करो, ठीक है। उसके बाद जो भी एक्यूज्ड पाया जाएगा, यानी कि जो गिल्टी पाया जाएगा, उसको गिल्टी भी नहीं, गिल्टी तो कोर्ट बताएगी गिल्टी है या नहीं है, एक्यूज्ड है कि जो शक के दायरे में आ रहा है पुलिस की, उसको अरेस्ट किया जाता है, ठीक है। अरेस्ट करने के बाद क्या होता है, उसके खिलाफ कुछ चार्जेस लगाए जाते हैं। चार्जेस कैसे, यानी कि जब भी आपको कोर्ट में लेके जाना है किसी पर्सन को, तो आप बिना चार्जेस के कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। ये चार्जेस कोई फीस वाले चार्जेस नहीं है, ये चार्जेस हैं जैसे किसी पर्सन को पुलिस ने पकड़ा और उसके खिलाफ चार्ज लगाया कि इसने पुलिस के साथ हाथापाई करी, तभी तो आप उससे कोर्ट में लेके जाओगे। कोर्ट में जाके फिर क्या बोलोगे कि हमने इसे क्यों पकड़ा है, तो वो चार्ज उस पर लगाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद कोर्ट में ले जाने के बाद जो भी मैक्सिमम पनिशमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी पनिशमेंट दी जानी चाहिए किसी भी क्राइम को लेकर, वो भी हमारे इंडियन पेनल कोड में डिसाइडेड है, पहले से ही दर्ज की गई है। उससे ज़्यादा पनिशमेंट आप किसी को भी नहीं दे सकते। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ अ फेयर ट्रायल। The proceeding in a criminal court begin after the police file a charge sheet against the accused. The state which prosecutes or bring the charge against the accused is represented by the lawyer called the public prosecutor. अब क्या होता है, जब भी उस पर्सन को कोर्ट में लेके आया जाता है तो उसके साथ एक लॉयर आता है जिसको क्या बोलते हैं हम, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। वो कौन होता है, लॉयर जो है उस क्रिमिनल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बिहाफ पर लॉयर बोलता है, वकील बोलता है, इसलिए उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी बोलते हैं। अब इस पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल क्या रहता है, क्या रोल रहेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। Public prosecutor are gazetted officer who are appointed by the state for the prosecution of offenders. Main duty of the public prosecutor is to prosecute on behalf of the state or the society. पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो लोग होते हैं जिनको स्टेट अपने लिए रखती है ऑफेंड करने के लिए। स्टेट के खिलाफ कोई भी मुद्दा आता है, स्टेट के लोगों के खिलाफ कोई भी मुद्दा आता है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए कौन आएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। The public prosecutor is required to play an impartial and neutral role and help in the prosecution of all the person who have been charge sheeted by the police. Public prosecutor की ड्यूटी है कि वो कभी भी पार्शियलिटी नहीं करेगा, वो न्यूट्रल होके, ये सोच के नहीं कि ये मेरी स्टेट का पर्सन है तो मैं इसके साथ बोलूँगा या इसकी पार्शियलिटी करूँगा। उसको न्यूट्रल रह के अपना रोल जो है वो निभाना होता है, ठीक है।
Public prosecutor place before court all the evidence gathered during the investigation by investigation agency, that is the police, to enable the court to decide the case. पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है वो कोर्ट में पहले ही पहुंच जाता है और पहले ही सारी की सारी डिटेल जो है वो जज को प्रोवाइड कराता है। किससे पहले? कोई भी इन्वेस्टिगेशन से पहले। अगर कोई भी सबूत उस लॉयर को मिलता है तो वो जाके सबमिट कराता है, और पुलिस भी साथ साथ अपनी इन्वेस्टिगेशन करती रहती है, और ये जो काम है ये साथ साथ चलता रहता है। और उसके बाद कोर्ट भी क्या करता है, आगे डेट प्रोवाइड करता है ना, कि नेक्स्ट डेट रद्द कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये सारा का सारा काम जो है वो चलता रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड। एक्यूज्ड कौन है? हमारा अपराधी। अब उसको भी कुछ राइट्स दिए हैं हमारे संविधान में। क्या क्या राइट्स हैं? पहला राइट उसे क्या दिया गया है कि टू बी गिवन अ कॉपी ऑफ ईच एफआईआर। हर एक एफआईआर की कॉपी एक्यूज्ड के पास भी होनी चाहिए, ठीक है। उसको ये कॉपी आपको प्रोवाइड करानी होगी, जिसके बेसिस पे आपने चार्जशीट बनाई है, उसका बयान लिखा है, ठीक है। और जो विटनेस हैं यानी कि जो गवाह हैं उन सब की सारी डिटेलिंग जो है वो किसके पास होनी चाहिए? अपराधी के पास भी होनी चाहिए। दूसरा क्या बोला है? टू प्लीड नॉट गिल्टी एंड आस्क फॉर अ ट्रायल। एक्यूज के पास ये पूरा अधिकार है, अपराधी के पास ये अधिकार होता है कि वो ये बोले कि मैंने ये क्राइम नहीं किया, या फिर अगर मैंने ये क्राइम किया है तो उसका पर्टिकुलर एक्सक्यूज मेरे पास है, ठीक है। वो कोर्ट में ये बात रख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है टू बी ट्राइड इन एन ओपन कोर्ट विच मे बी अटेंडेड बाय द पब्लिक इंक्लूडिंग द वेल विशर ऑफ द एक्यूज्ड। उसका जो ट्रायल है वो ओपन कोर्ट में होना चाहिए, ताकि उस ट्रायल को अटेंड करने के लिए उसके जितने भी वेल विशर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जानने वाले हैं, वो भी उसे वहाँ आकर हौसला दे सकें। नेक्स्ट है टू बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द ट्रायल। ये भी उसका राइट है कि जब भी उसके खिलाफ मुकदमा लड़ा जा रहा है तो वो वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपराधी के बिना ही मुकदमा चलता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टू बी डिफेंडेड बाय अ डिफेंस लॉयर हु मे क्वेश्चन द विटनेस कॉल्ड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड प्रेजेंट हिज और हर ऑन विटनेसेस। इसके अलावा उसका डिफेंस लॉयर भी है, उसके खिलाफ वो भी अपना लॉयर लेके आ सकता है, ठीक है। उसका लॉयर दूसरे जो लोग हैं या दूसरे जो लॉयर हैं उनको क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। अब बताया अगर कोई भी एक्यूज जो है वो अपनी इस सर्विसेज को हायर नहीं कर पाता, कौन सी सर्विसेज को? किसी लॉयर को, वकील को वो हायर नहीं कर पाता क्योंकि वो गरीब है, तो उस केस में क्या होता है, कोर्ट क्या करती है, उसको अपनी तरफ से एक लॉयर दे देती है, और उसकी सर्विसेज जो लॉयर होता है, जो वकील उसके खिलाफ केस लड़ेगा, उसके साथ केस लड़ेगा, वो उसके पैसे कौन देता है? स्टेट जो है वो उसके पैसे पे करती है, ठीक है। ये ऐसा किसमें लिखा है? आर्टिकल नंबर 39A में ये भी दिया गया है कि अगर कोई भी अपराधी अपने लिए वकील को हायर नहीं कर पाता गरीब होने के कारण या उसकी फीस ज़्यादा होने के कारण, तो उसके बिहाफ पर जो कोर्ट होता है वो क्या करती है, अदालत उसको एक वकील हायर करके देती है, और उस वकील की सारी फीस जो है वो कौन पे करता है? स्टेट यानी कि राज्य सरकार पे करती है, ठीक है। रोल ऑफ द जज। जज का क्या रोल रहेगा? जज क्या डिसाइड करता है? गिल्ट और इनोसेंस, क्या ये अपराधी है या नहीं है, ठीक है। ये डिसाइड करने का काम होता है जज का। और जज किस बेसिस पे ये डिसाइड करता है? अब जज अंतर्यामी तो है नहीं, जज क्या करेगा? ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, गवाह, सबूत के बेस पे, जो भी कोर्ट में जितने भी सबूत और गवाह पेश किए जाएंगे उसके बेसिस पे जो चीफ जस्टिस होगा, जजेस होंगे, वो ये डिसाइड करते हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने क्राइम किया है या नहीं किया है, ठीक है। पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है, सब कुछ, सारी रिपोर्ट को देखा जाता है, ध्यान से पढ़ा जाता है, उसके बाद ही एक डिसीजन जो है वो सुनाया जाता है, ठीक है। अगर उसके बाद भी कोई डाउट रहता है कि मे भी ये केस में कोई गड़बड़ है या कोई कुछ छूट रहा है, तो दोबारा से केस को रीओपन करने की फाइल भी लगाई जा सकती है, ठीक है। If there is any doubt, the accused is given the benefit of doubt and set free. If the charge is proved beyond doubt, the judge then determine the sentence, punishment. और at last फिर क्या किया जाता है, जब कोई भी डाउट नहीं होता, सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, उस टाइम पर जो जज है वो
सेंटेंस सुना देता है। किसका सेंटेंस? पनिशमेंट का। जो भी पनिशमेंट उस पर्टिकुलर एक्यूज को दी जाएगी वो उसे माननी पड़ेगी। ठीक है। सो वी आर डन विद द चैप्टर। थैंक यू।